आज की प्रमुख वक्ता, देश की ख्याति नाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, ज्ञान की अथाह सागर आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी, और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कविता के साथ कि माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति, माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति, बिना मांगे हमें कितना कुछ दे जाती है प्रकृति। दिन में सूरज की रोशनी देती है, रात में शीतलता और चांदनी देती है, भूमिगत जल से हमारी प्यास बुझाती है और बारिश में रिमझिम जल बरसाती है। दिन और रात प्राणदायिनी हवा बहाती है और मुफ्त में हमें ढेरों साधन उपलब्ध कराती है। कहीं रेगिस्तान तो कहीं पर बर्फ बिछा रखे हैं इसने, कहीं पर्वत खड़े किए तो कहीं पर नदी बहा रखे हैं इसने, कहीं फूलों की वादियां बसाई तो कहीं हरियाली की चादर बिछाई है इसने। विकास की दौड़ में प्रकृति को नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि सवाल है हमारे भविष्य का और यह कोई खेल कहानी नहीं है। मानव प्रकृति के अनुसार चले, यही मानव के हित में है, और प्रकृति का सम्मान करे सब लोग मिलकर, यही हमारे हित में है, यही हमारे हित में है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? या बिल्कुल क्लियर वॉइस है चीनू जी। बहुत ही सुंदर कविता से अनीता जी ने फिर से बिल्कुल गदगद कर दिया हमें, और हमारे टॉपिक को इससे अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं मिल सकता था। सभी को मेरा शत शत नमन, प्रणाम। और ये बहुत ही मेरे हृदय का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, विषय है, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे, वैसे तो आप लोग, अब मेरी आप लोगों से तीसरी मुलाकात है, ये तीसरा वेबिनार है। हम अभय और जिज्ञासा की रूपरेखा में पहले ही मिल चुके हैं। इस वाले वेबिनार में हम लोग जानते हैं कि मैं प्रश्न पूछती हूँ, फिर आप लोगों से मैं उत्तर की अपेक्षा करती हूँ। पर इसमें मैं प्रश्न पूछूंगी तो जरूर, पर इसमें मैं आपसे अपेक्षा करूंगी कि आप उन प्रश्नों को लेकर थोड़ी देर अपने अंदर रखें, एकदम से उत्तर ना दें। उत्तर मुझे आज चाहिए ही नहीं, मैं तो केवल आज ये प्रश्न आपको सौंपने आई हूं। इन प्रश्नों को लेकर थोड़े दिन इनके साथ जीकर देखें और फिर इनके उत्तर मिलने लगेंगे। अनीता जी ने बात कही, जब पोयम सुना रही थी तो मुझे एक बात याद आई। अभी कोरोना में एक लेडी हॉस्पिटलाइज हुई और बहुत बुजुर्ग लेडी थी, तो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बिल काफी आ जाता है। 7-8 दिन वो हॉस्पिटल में रही, तो बाहर निकली तो फिर उन्होंने बिल देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा, फिर बिल की तरफ देखा, फिर डॉक्टर की तरफ देखा और रोने लगी। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि माता जी, आपकी जान से ज्यादा नहीं है बिल, आप परेशान ना होइए। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ देखकर कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी है, और मेरी 70 वर्ष की आयु में अब तक मैंने मुफ्त में कितनी ऑक्सीजन ले ली, उसकी कभी कीमत चुकाई नहीं। ये सोचकर मैं रो रही हूँ। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत हमें पता चली, पर जो प्राकृतिक ऑक्सीजन हम निरंतर ले रहे हैं, एक मिनट भी, एक पल भी, एक सेकंड भी उसके बिना नहीं जी सकते, उसकी कभी कीमत नहीं पता करी। हम वैल्यू एजुकेशन की बात करें। हेमा फाउंडेशन स्टैंड्स फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू माने कीमत, वैल्यू माने मूल्य। इसकी बात आज करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रकृति में क्या हम अकेले हैं, या हमारे साथ और भी कई लोग हैं, कई तरह के लोग हैं?
कितने तरह के लोग हैं हमारे साथ? जब ये गणना करवाई गई, it was found that there are 8.7 million species existing besides human beings on this earth. ये तो वो है जो आइडेंटिफाइड और कैटलॉग्ड हैं, और जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए, जिनको अभी हमने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया, अगर उनको भी सबको आइडेंटिफाई करने के पीछे लगे तो पता है कितना टाइम लगेगा? We will require at least 1000 years to do that. और कितना क्या कहते हैं उसमें मिलेंगी हमें स्पीसीज? तो एक अंदाजा है रिसर्चर्स का that we might be living with 1 trillion species in this world. पर हमको तो किसी का ख्याल नहीं। हम तो ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हमारे अलावा और कोई एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? इन सारी इतनी मिलियंस ट्रिलियन स्पीसीज में सबसे पावरफुल कौन है? कौन बन गया सबसे पावरफुल? किसने अपनी सुप्रीमेसी बता दी पूरे यूनिवर्स को? हु इज द सुप्रीम? अब कोई जंगल का राजा नहीं है, उसको तो हमने उठाकर और सर्कस में नचवा लिया, उसको तो उठाकर हमने कब का जू में बंद कर लिया। कौन राजा है? हम ह्यूमंस, होमोसेपियंस, हमारी स्पीसीज, हम राजा बन गए। किस बूते पर राजा बने? हमको ब्रेन मिला है, और हमने क्या सोचा? वी आर द मोस्ट ब्रेनिएस्ट पीपल, मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल ऑन दिस यूनिवर्स हु आर एग्जिस्टिंग। एक प्रश्न ओपिनियन पोल में आप लोगों से पूछूंगी, जस्ट फॉर अ स्लाइट इंफॉर्मेशन। क्या ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन लार्जेस्ट ब्रेन है पूरी यूनिवर्स में? विदुषी जी कराइए जरा ओपिनियन। Lavendra, you're the host, please. Chino ji, you can continue. I will get the poll in 2 minutes. Sure. So we will find out हम किस बूते पर अपने आप को सबसे ज्यादा महान समझ रहे हैं, किस बूते पर हमने। अच्छा, ओपिनियन पोल आ गया, इसको आप कर लीजिए। I can see the poll. 51% people have said yes and 49% people have said no. So friends, it was a tricky question, right? बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं हमारे ही सबसे ज्यादा ब्रेन साइज है, पर नहीं है। हमसे भी ज्यादा ब्रेन साइज वेल का है, स्पर्म वेल का। और ब्रेन साइज के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस अवेलेबल हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च 1984 में हुई थी, जिसमें हमारे से पहले वाले जो हमारी स्पीसीज जहां से इवॉल्व हुई, उनको जब देखा गया तो ये पता चला कि एक टाइम था जब हमारा ब्रेन साइज बहुत बढ़ गया था, और पिछले 28,000 सालों से हमारा ब्रेन श्रिंक हो रहा है। पहले हमारा ब्रेन 600 ग्राम से बढ़ता गया और अब 28,000 सालों से कम हो रहा है। और फिर ये भी स्टडी हुई कि ब्रेन साइज से इंटेलिजेंस का कोई लेना देना है क्या,
ब्रेन साइज पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है क्या, और पैदा होते वक्त जो ब्रेन साइज रहता है वो बढ़ता है क्या, ब्रेन में क्या चीज ज्यादा होती है क्या कम होती है, सब तरह की स्टडीज की गई। और फेमसली जो स्टडी आइंस्टाइन के ब्रेन की गई, देखने के लिए कि आइंस्टाइन का ब्रेन जो है वो इतने इंटेलिजेंट क्यों। खैर, इस ब्रेन और इस इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी के बलबूते पर हमने अपनी साख बना ली, यूनिवर्स को बताया हम ही सब कुछ हैं, तुम सब हमारे नीचे हो। विदुषी जी 1 मिनट पीपीटी चला पाएंगे क्या? जी, इसको आगे करते जाइए, कुछ स्लाइड्स आगे मूव कर दीजिए। ये मैं बोल चुकी हूँ। सो वी हैव सेड हम सबसे स्मार्ट और पावरफुल हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड सो वी हैव स्टार्टेड रूलिंग ओवर द वर्ल्ड। Just wait. You can now stop sharing. Let me talk about this slide. ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हम सबसे सुपर पावर है क्योंकि हमारे पास अकल है। पर इस अकल को या इस सुप्रीमेसी को हमें यूज कैसे करना चाहिए था, ये पहले तो हमें पता था, बाद में हम भूलते चले गए, और अब तो बिल्कुल ही भूल गए, अब तो याद ही नहीं है। हम ये भूल गए हैं कि इस यूनिवर्स में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हम अकेले नहीं हैं। वी आर कोहैबिटेंट्स ऑफ दिस अर्थ। हमारे साथ बाकियों का भी सह अस्तित्व है, केवल हम अकेले नहीं हैं। और जैसे अनीता जी ने बहुत ही सुंदर कविता के द्वारा ये कहा, सूरज हमें निरंतर रोशनी दे रहा है, हमें नदियां जल दे रही हैं, हमें पेड़ सब कुछ दे रहे हैं, तो हम केवल लेने के लिए नहीं बने थे, हम वी वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एन एक्सचेंज। और इसलिए वेदों के टाइम से हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट था यज्ञ का, यज्ञ में क्या है, हम आपको फीड करेंगे, आप हमको फीड करेंगे, और हम दोनों एक दूसरे की भूख का निवारण करेंगे। ये किसकी समझ में आना चाहिए था? मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा क्वालिटी दी, तो क्वालिटी के साथ साथ हमारे पास क्या आनी चाहिए थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जो ज्यादा बड़ा व्यक्ति होता है या ज्यादा गुणी व्यक्ति होता है, हम उसको कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। इस यूनिवर्स में अगर हम सबसे समझदार थे, सबसे गुणी थे, हमको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देकर भेजा था, हमको थिंकिंग का कॉग्निटिव पावर देकर भेजा था, तो वी हैड टू बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। इसको अगर मैं 4 भागों में आपको बताऊं, सबसे पहले, मेरी पीपीटी में नहीं है ये बात, अभी याद आ गई, सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसको हम कह सकते हैं मटेरियल ऑर्डर या पदार्थ जो हमारे आसपास है। ये जो पदार्थ है इसका क्या है, ये केवल एग्जिस्ट करता है, अपने आप ग्रो नहीं कर सकता, इसके अंदर ग्रो करने की पावर नहीं है। पर ये पदार्थ भी क्या कर रहा है, हमको कुछ दे रहा है। हम सारे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से मटेरियल का हम भोग कर रहे हैं। इसके बाद आया प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर एग्जिस्ट भी करता है और ग्रो भी करता है। उसके साथ, प्लांट के साथ हमको क्या मिला, फिर से प्लांट्स का हमने उपभोग किया, उसकी रूट से लेकर, उसकी शाख से लेकर, पत्ती से लेकर, फूल से लेकर, फल से लेकर, एवरीथिंग वी हैव यूज्ड। उसके बाद आता एनिमल ऑर्डर।
एनिमल ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रो भी करते हैं और मूव भी कर सकते हैं। और खास बात यह है कि उनके अंदर जीविशा है, जीने की आशा है, इसलिए अपने जीवन को बचाने की भावना भी है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इन एनिमल्स का हमने क्या किया, एनिमल्स को भी हमने डोमेस्टिकेट कर लिया, अपने घर में गाय बांध ली, बकरी बांध ली, घोड़ा बांध लिया, ऊंट बांध लिया, एलिफेंट बांध लिया, सबसे हमने काम कराना शुरू कर दिया। और उसके ऊपर कौन आए, उसके ऊपर आए हम। एग्जिस्ट भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, हमारे अंदर जीने की इच्छा है। और कैसे जीने की इच्छा है जी हमारे अंदर, कैसी इच्छा है ये हमारी जीने की, कि मैं तो कभी मरूं ही नहीं, हमेशा ही रहूं जिंदा, अमर होने की इच्छा। और कैसे रहूं, हमेशा सुख में ही रहूं, कोई दुख दर्द मुझे ना हो। और इस इच्छा में मेरे जीने के लिए, हाउ डू आई लिव, मेरे जीने के लिए मैं क्या करूं, केवल खुद के लिए जीऊं, दूसरों को यूज करो खुद के जीने के लिए, बिना ये परवाह किए कि उनके जीवन का क्या होगा, उनसे लेता रहूं, भोग करता रहूं अपने सुख के लिए। इसके एग्जाम्पल्स देने की तो मुझे जरूरत नहीं है, हमको पता है हम क्या क्या कैसे कैसे ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहां तक ही नहीं रुका मैं, इसके आगे भी गया। केवल मैंने बाकी सबको यूज ही नहीं किया, उनको एक्सप्लॉइट भी किया, अब्यूज भी किया। जबकि ये जिनमें इंटेलेक्ट नहीं थी, इन लोगों ने क्या किया, पदार्थ भी हमको देता रहा, पेड़ पौधे भी हमको देते रहे, जानवर पक्षी जीव जंतु हमको देते रहे, पहाड़ नदियां सब हमको देते रहे। और जो अपने आप को सबसे सुपर समझ रहा है वो दे नहीं रहा, वो ले रहा है, लेने का काम कर रहा है सबसे। और क्या समझ रहा है अपने आप को, मैं सबसे बड़ा हूं। लेने वाला कैसे बड़ा हो गया भाई, जरा पूछो तो प्रश्न अपने आप से। अगर मैं ले रहा हूं, सब मुझे दे रहे हैं, जबकि उनके अंदर तो ईश्वर ने ये गुण दिया भी नहीं, इंटेलेक्ट दिया भी नहीं, तो फिर मैं बड़ा कैसे हो गया। पर हमारे बड़ों को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने पेड़ों की पूजा करी, पहाड़ों की पूजा करी, नदियों की पूजा करी, और उन सबको देवता माना, देने वाला देवता। उनकी अटमोस्ट रिस्पेक्ट करी, उनसे जो कुछ लिया उसके लिए कृतज्ञ हुए, ग्रैटिट्यूड में रहे। सूर्य ने रोशनी दी, सूर्य देवता। चंद्रमा ने शीतलता दी, चंद्र देवता। सब चीजों को हमने वर्शिप किया एक टाइम में। और अब हम किसको वर्शिप कर रहे हैं, स्वयं को, स्वयं के सुखों की चाह को। और ऐसा करते 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 हम इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े हो गए कि एक दिन एक जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, छोटा सा जंतु आ गया, कोरोना, और उसने हम सबको अपनी अपनी जगह दिखा दी। बोला तुम शेर नहीं हो,
जाओ जाके बैठो अपने घर में कोने में दुबक के, देखो कौन शेर है। जिस दिन प्रकृति अपने पे आई, उस दिन प्रकृति ने अपने आप हमको जू में बंद करके और गेट का ताला लगा के खुद श्वास ले ली। जिस दिन अलकनंदा अपनी पर आई, उस दिन केदारनाथ में बाढ़ आ गई, जहां पर आपने किनारों पर सारे कंस्ट्रक्शन कर दिए थे। उसने कहा मेरी जगह मैं जब चाहे ले लूंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन ऐसे ही गंगा जमुना सब अपनी पर आ जाएंगे, तब हम क्या बोलेंगे? हाहाकार हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, ये हो गया, वो हो गया। बिकॉज ये जो वैल्यू है, इसको हम भूल गए। मैंने कहा वैल्यू मतलब कीमत, वैल्यू मतलब मूल्य। जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, जो हमारे लिए मूल्यवान है, उसको हम कैसे रखते हैं? सोने के कंगन को कैसे रखते हैं? हीरे की बाली को कैसे रखते हैं? बड़ा सहेज के, संभाल के, है ना? पर इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू है या नहीं है, ये प्रश्न खुद से पूछना पड़ेगा। डू वी रियली वांट टू लिव टुगेदर इन दिस वर्ल्ड लाइक अ बिग फैमिली? क्या हम एक परिवार की तरह यहाँ पर सहअस्तित्व करने के लिए आए हैं, या सबके ऊपर धौंस जमाने के लिए आए हैं? क्या हम अपने साथ दूसरों को भी वैल्यू ऐड करने के लिए आए हैं, या उनसे छीना झपटी करने के लिए आए हैं? क्रिएटिव सोसाइटी इंटरनेशनल ने एक दो दिन पहले मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि वी आर आस्किंग द होल वर्ल्ड एंड इट्स सिटीजन्स, डू यू वांट टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विद ईच अदर? द आंसर इज, ओपिनियन पोल करिए अरविंद जी। तो आप सभी के सामने एक स्क्रीन है। व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड डू यू वांट टू लिव इन? पीसफुल या वायलेंट? जल्दी से सबमिट कर दीजिए। Just 5 seconds more. 4, 3, 2, and polling. Let us share the results and show you. मैंने सोचा था 100% लोग पीसफुल बोलेंगे। खैर 99 ने तो बोला कि हम पीसफुल वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। पर पीसफुल वर्ल्ड कहाँ है? बिटरनेस का, हेट्रेड का एटमॉस्फेयर क्यों है सब तरफ? क्यों एग्रेशन का एटमॉस्फेयर है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर विश्व को बायोलॉजिकल वेपन क्यों दे दिया गया? हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर सरहदों पर क्यों होने लगी आपाधापी? क्यों ये सब हो रहा है? हम तो चाहते हैं हम पीसफुल वर्ल्ड में रहे, तो हम पीसफुल वर्ल्ड में, पर बनाओ उसे आप बना दो पीसफुल वर्ल्ड, हम रह लेंगे। हम उसके लिए कैसे कंट्रीब्यूट करें? मुझे कोई प्रकृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे काम कर सकती हूं मैं। पर प्रश्न मेरा वही है, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मी? Ask yourselves, are plants important for me? Are animals important for me? Are rivers important for me? Are mountains important for me?
Is this air important for me? Important है तो जहरीली कैसे हो गई, कैसे दूषित हो गई, कैसे सारा पानी इतना गंगा जैसी निर्मल गंगा का क्या हो गया? अगर हमारे लिए वैल्यूएबल होती, कीमती होती, तो हम इसे सहेजते कि बिगाड़ते? इसका मतलब हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं रही, हमने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। ये जो मूवी बनी है, बहुत ही खूबसूरत मूवी नेम प्लेट, जिसको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, इसमें इसी वैल्यू को विस्तार से दिखाया गया है। और वैल्यूज की एक खास बात है, मूल्यों की खास बात, इनको जीना पड़ता है। केवल देख के सुन के काम नहीं चलता, और जीना कष्टदायक है किसी भी वैल्यू को। इस मूवी में एक बच्चा आया और एक पेड़ का पत्ता तोड़कर और वहां पर फेंक फाक के चला गया। तो बच्चा है, उसको नहीं वैल्यू है, उसको पता नहीं कि ये क्या है। उस बच्चे के मन में इस पेड़ के लिए वैल्यू हो, उसके लिए कौन सी क्वालिटी की जरूरत है? उसके लिए जिस क्वालिटी की जरूरत है उसको हम कहते हैं समानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति नहीं, प्रकृति तो आपसे बड़ी है, उसको सहानुभूति की जरूरत नहीं है आपकी, समानुभूति की जरूरत है। और समानुभूति कब? इसका मतलब क्या होता है? मुझे एक दिन मैंने विदुषी जी को फोन करा रात को 10 बजे, बोली कि मैम मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ, बस डिनर करने जा रही हूँ, बस मैं स्टार्ट कर। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं। 1 मिनट में मुझे विदुषी में मैं खुद दिखने लगी। अरे ये वही लड़की, सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती है, इसको खाने का ही होश नहीं है अपने। और बोली कभी कभी मैम स्किप हो जाता है डिनर। समानुभूति, क्या मैं उसकी जगह अपने आप को रखकर उसका अनुभव देख पा रही हूं? तो वो समानुभूति हुई। इस मूवी में जो अंकल है मिस्टर मेहता, वो उन पेड़ों को अपने दोस्तों की तरह देख रहे हैं, तो उनको समानुभूति है उनके साथ। उन्होंने नेम प्लेट लगा दी अपने दोस्तों की, अपनी वाइफ की, तो वो अब उनके लिए पेड़ नहीं है, अब इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, कीमती है, जिसको वो सुबह से लेकर रात तक सहेज रहे हैं, संभाल रहे हैं। जब ये वैल्यू बच्चों में ट्रांसफर हुई तो बच्चों ने भी पेड़ों को उसी तरह से देखना शुरू कर दिया। ये एम्पैथी की वैल्यू कहां से लाएं, कैसे विकसित हो हमारे अंदर? इसका सबसे पहला तरीका है, जब कोई और हमसे बात कर रहा हो तो जरा सा रुककर उसकी बात सुनने की तो कोशिश करें, बिना अपना जजमेंट और बायस बीच में लेकर आए। क्या होगा उससे? वो अपनी बात पूरी कहेगा आपसे, वो देखेगा आप सुन रहे हो। मैं साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपको बताती हूँ एक बात। आज 10 सितंबर को विश्व सुसाइड प्रिवेंशन दिवस भी है, और आज हम सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस की बात करने वाले एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की बात करी, हम क्यों जी रहे हैं, उस अस्तित्व की बात करी। और विक्टर फ्रैंकल की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। वो हिटलर के होलोकॉस्ट कैंप का एक हिस्सा थे, और उन्होंने और उनके सारे परिवार ने उनकी सारी प्रताड़नाएं सहन करी। विक्टर फ्रैंकल जब वहां से बाहर निकल कर आए
तो उन्होंने कहा प्रताड़नाएं सारी सेम थी, पर मुझ पे उनका असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने चूज किया कि मुझ पे उनका असर नहीं पड़े। इट इज माय चॉइस। इतनी बड़ी बात कहने वाले बाद में लोगोथेरेपी के जनक बने और उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी जो सभी को पढ़नी चाहिए, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं इस बात को कि रात को 3 बजे एक बार एक महिला का फोन आया और उन्होंने बोले मैं हमेशा अपना फोन ऑन करके सोता हूं। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, वो घंटी वाला फोन होता। मैं उसको रिसीवर को साइड में रख के कभी नहीं सोता रात को, कि किसी को आवश्यकता पड़े तो मेरे को घंटी सुनाई दी। मैंने फोन उठा लिया तो वो अपना दुख दर्द सुनाने लगी। मैं नींद में था पर सुनता रहा कुछ देर। थोड़ी देर बाद वो बोली कि आज आपने मुझे मरने से बचा लिया। अगर मैं आपको फोन नहीं लगाती या आप मेरा फोन नहीं उठाते या फोन उठा करके आप मेरी बात नहीं सुनते तो आज मैं निश्चित रूप से आत्महत्या कर ली। He said, I did not give her any therapy. मैंने एक अक्षर भी मुंह से नहीं निकाला, केवल क्या काम करा? सुनने का काम। हमारे पास सुनने वाले नहीं बचे हैं। पहले था टाइम, अनीता जी को याद होगा, कभी सहेलियां मिलती थी, 2-3 घंटे गप्पे हो रही हैं, कोई मतलब नहीं उन गप्पों का। कोई अगर हमसे चौथा आदमी पूछता है कि क्या बात करी इतनी देर, कोई बात ही नहीं होती है हमारे पास बताने के लिए। मेरी फास्ट फ्रेंड है जो डॉक्टर है, जो चंद्रपुर में है, आधा दिन वो मेरे घर पाई जाती, आधा दिन मैं उसके घर पाई जाती। और जब हमारे घर वाले पूछते क्या बात करते हो तुम इतनी, हमारे पास कोई बात नहीं होती बताने के लिए। और अब हम सब एक दूसरे के पास बैठे हैं पर सब अपने मोबाइल में लगे। कभी कभी मेरा बेटा शैलेश मुझे कहता है कि मम्मी, मैं आपको कैसे मम्मी बोलूं कि आपका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। इतना इंग्रॉस हो जाते हैं हम मोबाइल, जैसे कि दूसरी दुनिया में चले गए। ये पुकार जब हम इंसानों की नहीं सुन पा रहे तो पेड़ पौधों से कैसे बातें करेंगे? उस मूवी में कर रहे हैं वो बात। कैसे? मैंने देखा कि लोग यूं हाथ में दाना लेकर पक्षियों को चुगा देते हैं। मोदी जी के पास मोर आकर बैठ गया, लोगों को बड़ा कंट्रोवर्सी करने का मौका मिल गया। मेरी बुआ काले मुंह के लंगूर को हाथ से पानी पिला देती थी। वो मुंडेर पर आकर बैठता था और भगोनी में से मुंह डाल के पानी पी लेता था। क्यों? इनके पास क्यों आ जाते हैं ये? क्योंकि यहां पर इनको सुरक्षा और सेफ्टी मिल रही है, इसलिए ये संबंध स्थापित हो पा रहा है प्रकृति का और हमारा। पर जब हम डिस्ट्रक्शन करने चलेंगे तो गौतम बुद्ध की कहानी है, उनके एक कजिन ने वो पक्षी को तीर से मार डाला, वो निशाना लगाया और पक्षी आकर और उनके बरामदे में गिर गया। उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया, उसका जख्म ठीक करा, तीर निकाल दिया और उसको बड़ा सहलाया। वो दौड़े दौड़े गए राजा के पास। उन्होंने कहा ये पक्षी मेरा है। कैसे? ये देखो मेरा तीर है। तो उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, जो गौतम बुद्ध थे, कि ये देवव्रत का है, आप इसको वापस करो। तो बोले नहीं, ये मेरा है। कैसे तुम्हारा है? ये इसलिए मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया।
राजा को ये बात माननी पड़ी कि हाँ, ये मारने वाले का नहीं है, बचाने वाले का है। ये बचाने की भावना एम्पैथी से आएगी। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों पर चिपक गए, चिपको मूवमेंट, मैं बचाऊंगा, अगर किसी को पेड़ काटने तो पहले मुझे काटे। बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हुए। पर आज जरा सी बात एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की। क्या इस प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने से हमें कोई साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होगा क्या? विदुषी जी, मैंने शायद एक पोल क्वेश्चन स्किप कर दिया, थर्ड वाला, आप दोनों एक साथ करा लीजिए। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। यस। तो अभी आप सभी के सामने एक स्क्रीन है। What kind of a world do you want? तो हो चुका। Oh, sorry. The third poll. 1 second. Poll number 3 and poll number 4. Yes. As a human being, do you value living alone or living together? और आपका पोल जस्ट 5 सेकेंड और बचे हैं। 3, 2, एंड पोलिंग। अब बस हम रिजल्ट्स शेयर कर रहे हैं। राइट, so 99.1% human beings, they want to live together. And can you please take the poll number 4 also? Yes, I will be taking the next poll also. So there is a screen, everyone. Does living with nature offer us some tangible psychological benefits? Yes or no? चीनू जी, आप इसको एक बार हिंदी में भी वो जो सेंटेंस है, प्रकृति के साथ रहने से क्या हमें मानसिक रूप से भी कोई निश्चित फायदे होते हैं? Okay, we are ending the poll and now we are sharing the results. Yes. So, 100%. Yes. So Vidushi ji, can you please go to the PPT again? मैं इसलिए ये नहीं कहूंगी, आप लास्ट की 5-6 स्लाइड्स पे चली जाइए सीधा। लास्ट की 5-6 स्लाइड्स और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। हाँ, बस बस बस, इससे पीछे 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 पीछे। मैं इसलिए ये नहीं कहूंगी क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं और इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपको एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की एक ब्रांच है पूरी, जो इसी बात की रिसर्च करती है और लोगों को एनवायरमेंट के साथ, प्रकृति के साथ संबंध बनाने के लिए एनकरेज करती है। वो रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं जरा से देखिए। पहला रिसर्च कह रहा है नेचर हेल्प्स इन इमोशनल रेगुलेशन। हमारी भावनाओं को हम रेगुलेट कर पाए, हम उनको कंट्रोल कर पाए, इसके लिए प्रकृति हमारी मदद करती है। नेक्स्ट, बर्मन एट अल द्वारा की गई रिसर्च में हमें पता चला कि जो लोग प्रकृति के समीप रहते हैं उनकी मेमोरी भी इंप्रूव्ड रहती है। टीचर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो भी ये वेबिनार सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये जानकारी है। अगर हमने सुबह का मॉर्निंग वॉक या कोई प्ले या बच्चों को गार्डनिंग की आदत डाली या सूर्य को जल देने की या तुलसी में पानी देने की कोई भी आदत डाली, तो ये केवल एक रिचुअल नहीं है, इससे मेमोरी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, being with nature helps us to lift our mood, energize us, motivate us,
especially people suffering from depression, ये इन्होंने 2012 की स्टडी में स्टडी किया कि जब कोई और दवा नहीं दी गई, कोई और थेरेपी नहीं दी गई, केवल नेचर थेरेपी दी गई, प्रकृति में उनको रखा गया, प्राकृतिक वातावरण उनको दिया गया, उसी से उनका मूड लिफ्ट हो गया। और देखिए आपको याद होगा पहले ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों को सैनिटोरियम्स में भेजा जाता था जो पहाड़ों पर होते थे, और कहते थे आप हवा पानी बदल कर आओ। हवा पानी बदलने से मूड लिफ्ट होता है, ये हम सबको पता है। सो ये रिसर्च इसको प्रमाणित कर रही है। नेक्स्ट, ना केवल स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, हमारी इम्यूनिटी को भी ये इंप्रूव करती है और हमारे बीपी को कंट्रोल करती है। ये रिसर्चर का नाम मेरे से गलत हो गया, LEE ली है, ली 2011 में इन्होंने ये स्टडी करके हमको बताया। नेक्स्ट, और क्या करती है? एक और स्टडी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी, ADHD को लेकर आजकल बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं या अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर चंचलता अधिक है और ध्यान कम होता जा रहा है, फोकस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों में, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी, एक जगह बैठते नहीं, पढ़ नहीं पाते, कोई काम नहीं कर पाते। उसके लिए देखिए कितनी बढ़िया स्टडी, जहां पर उन्होंने बोला नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रहने से आपका कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव होता है और बच्चों में ADHD होने की संभावना कम हो जाती है। एक और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में हुई हुई स्टडी, जिसमें उन्होंने कहा ज्यादा बाहर खेलने से, आउटडोर एक्टिविटी करने से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर रखने से प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई बच्चों की। तो ये है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से हमें जो मिले वो तथ्य। विदुषी जी बंद कर दीजिए, पीपीटी में इतना ही था। आज आप सबके साथ ये शेयर करने का ये मतलब है कि इसके ऊपर आपका आत्म मंथन शुरू हो जाए। ये एक स्टिमुलेशन है आपके विचार करने लायक कि हम जिस धरा पर रह रहे हैं, ये यज्ञ रूपी अस्तित्व हमारा जो होना चाहिए था, उसको हमने कैसा बना दिया। लूटपाट वाला अगर हम अस्तित्व रखेंगे तो फिर हम इंसान नहीं, फिर हम राक्षस योनि में चले जाएंगे। अगर इंसानियत है तो साथ में रहना सीखना पड़ेगा, और साथ में रहने का मतलब ये है एक दूसरे की वैल्यू करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की डिग्निटी को प्रिजर्व करना, एक दूसरे की कैसे हम मदद कर पाए इसके लिए हमें जीना आए। एक बहुत ही पुराना गाना है जो मेरे पापा का फेवरेट है, जो कहते हैं संजीव कुमार का, जिए तो औरों के लिए जिए, तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये वही परोपकार का भाव है जो हमें एक मूल्य के रूप में मिला था, जो मैंने इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा। हमको अपने घरों में सिखाया जाता था कबूतरों को दाना डालना, चींटियों को आटा डालना, पक्षियों के लिए पानी रखना, बंदर की रोटी निकालना, गाय की रोटी निकालना, क्योंकि आप सक्षम हो। बंदर अपनी रोटी खुद नहीं बना सकता, आप अपनी सक्षमता का यूटिलाइजेशन दूसरों के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए कर रहे हो या उनको भी उठाकर खाने के लिए कर रहे हो। शोचनीय प्रश्न आपको लेकर विदा ले रही। नमस्कार। थैंक यू सो मच चीनू जी। एक बहुत बड़ा प्रश्न और आत्म मंथन के लिए विचारणीय विषय आपने सबके बीच रख दिया है, और आशा करते हैं कि इस प्रकृति प्रेम जो मानवीय मूल्य है, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति से बना है, सभी लोग इस बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे और हम इस मानवीय मूल्य को सबके अंदर
निश्चित रूप से देख पाएंगे। तो पुनश्च आपका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विदुषी जी डागा को कि हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिससे आज हम जुड़े हुए हैं, इजी वे में किस तरह जुड़ सकते हैं, और जो वेब पोर्टल है उसके अंदर हम खुद को, स्टूडेंट्स को, स्कूल को, या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संस्थाएं हैं, उनको हम किस तरीके से सरलतम विधि से रजिस्टर कर सकते हैं। विदुषी डागा। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, आप एक्चुअली पार एक्सीलेंस है, रियली बहुत ही ब्यूटीफुल और इतना डीप थॉट, इट वाज एक्सीलेंट। एंड तो जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल है, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा। आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे आपको टाइप करना है hemvirtues.com, HEMVIRTUES.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे, अगर आप एक स्कूल है, आपको यहाँ से अपनी स्कूल को रजिस्टर करना है और एक साथ आपके स्कूल के सारे बच्चों को आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर करिए, अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पर, और अगर आप कोई एनजीओ है या कॉर्पोरेट है और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे साथ लाखों बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है और वो इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपने रजिस्टर कर दिया, अब आपको साइन इन करना है, तो आपके समक्ष 9 वैल्यूज होंगे। तो ये वैल्यूज के सारे डेट्स दिए गए हैं, ये सारे मूवीज हैं, और ये जो दिग्गज हैं, इनफैक्ट सारे एजुकेशनल स्टॉलवर्ड्स, उनके तरफ से आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स है और जो सीख है वो आपके लिए दी गई है। तो जैसे ही आपने साइन इन किया, ये आपका एक डैशबोर्ड खुल जाता है। आप पहले इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या मराठी ये लैंग्वेज चूज करते हैं। जैसे ही आपने ये लैंग्वेज चूज किया, उस हिसाब से सारे कोर्सेस आपके खुल जाएंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले, ये बिलीफ सर्वे है जिसे आपको सॉल्व करना है। मैंने हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये पूरा बिलीफ सर्वे हिंदी में खुलता है, जिसमें आपको एक प्रश्न और 4 ऑप्शंस मिलते हैं। आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इधर नेक्स्ट बटन दबाना है, ठीक है। जैसे ही आपने बिलीफ सर्वे किया, हमें एक आपका परसेप्शन मिल जाएगा और हमें पता चलेगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है। इसके बाद आपका शुरू होता है फियरलेस, जो हर एक वैल्यू को 3 हफ्ते दिए गए हैं, ऑलराइट, 21 डेज, क्योंकि हमने देखा है साइंटिफिकली अगर हमें कोई वैल्यू इम्बाइब करना है तो उसके लिए 21 डेज इज नेसेसरी। तो जैसे ही आप वैल्यू फियरलेस वीक 1 पे जाएंगे, सबसे पहले एक छोटा सा आपको फियरलेस वीक प्री वैल्यू सर्वे है, उसके बाद चीनू जी अग्रवाल का जो वीडियो है, उसके बाद मूवी देखने के पहले हमने एक छोटा सा एमसीक्यू, वो सेम एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और मूवी देखने के बाद आपका क्या परसेप्शन चेंज हुआ वो यहाँ पर है। वैसे ही अलग अलग वीडियोस हैं जो आपको देखने हैं और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ही आपके ये प्रश्न पूरे हो जाएंगे, आपको करने हैं प्रैक्टिकल। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनफैक्ट मैथमेटिकली और भी स्ट्रांग बने। तो जब आप प्रैक्टिकल्स पे दबाएंगे, यहाँ पर काफी एक्टिविटीज है जो काफी रोचक है और उन्हें मजा आएगा ये करके। सो दिस इज ऑल वैल्यू लर्निंग विद फन। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि अलग अलग यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे, ये बच्चे को सॉल्व करना है, और जैसे कि हम कैसे ईमेल अटैच करते हैं वैसे ही उसे यहाँ पर अटैच करना है, राइट। वैसे ही ये एग्जाम्पल फियरलेस वीक 2, ये दूसरा हफ्ता है फियरलेस का, जो हर शनिवार को शुरू होता है। तो जैसे डॉक्टर नागपाल जी, किरण जी बेदी की जो पूरी स्टोरी है, जो अनीता भाभी ने पूरा, अनीता जी महेश्वरी ने पूरा कही है, डॉक्टर नारायण बी अय्यर, मनोज जी जोशी, बालकृष्ण जी दवे, राजीव जी भार्गव जैसे दिग्गज आपको सिखाएंगे, और बस उसी पे आधारित आपको प्रश्न करने हैं, राइट। और वैसे ही आपको आगे जाकर प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। ये कंप्लीटली फ्री है, एकदम निशुल्क है, और हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल कि आप हमसे जुड़े,
और अपनी स्कूल में ये पूरा प्रचार करें ताकि हर एक बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विदुषी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि, शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस की साइकोलॉजी की प्रोफेसर एवं डीन स्टूडेंट वेलफेयर, आदरणीय डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी। आप एक जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट, एक सामाजिक एंटरप्रेन्योर और शिक्षाविद हैं। आपने 38 वर्षों के स्वर्णिम सेवा काल में आपको अनेक उपलब्धियों से नवाजा गया है। आपने देश विदेश की अनेक संस्थाओं जैसे स्टीयरिंग कमेटी ऑफ प्लानिंग कमीशन, WCD, एक्सॉन मोबिल USA, बिल गेट्स वुमेन लीडरशिप, ICMR एंड UGC पोस्ट डॉक्टरल एंड ICSSR फेलोशिप प्राप्त कर अपने अनुभव एवं कार्यक्षमता से अपना नाम रोशन किया है। आपने 2 बार यूनाइटेड नेशंस फॉर डेवलपमेंट इश्यूज में 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी 2 पुस्तकों एवं 2 स्केल्स की लेखिका भी आप रही हैं और ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं कि जिन सभी का अगर मैं यहाँ नाम भी लूं तो समय कम पड़ जाएगा, पर और वो उपलब्धियां खत्म नहीं होगी। अतः बिना समय गवाए मैं मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मंजू जी अग्रवाल को। धन्यवाद अनीता जी। आप इतने खूबसूरत शब्दों में इतनी खूबसूरत बातें और इतनी खूबसूरत हैं आप कि वैसे ही मन प्रसन्न हो गया। और मैंने पहली बार हेमा फाउंडेशन के बारे में सुना। डॉक्टर चीनू यहाँ पे हैं, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। विदुषी से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। हेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे ही विदुषी जी ने बताया सब, तो मुझे लगा मैं तुरंत अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इसका लिंक भेजूं जो दूर दूर रह रहे हैं। और सबको वास्तव में आजकल वैल्यू एजुकेशन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस पूरे विषय पे आज चीनू जी ने इतना खूबसूरती से बताया। चीनू जी से मेरा परिचय करीब 10-15 वर्ष पुराना जरूर होगा, जब मैंने पहली बार इनको एमिटी विश्वविद्यालय में बुलाया था एक वर्कशॉप करने के लिए। और ये बहुत प्रतिभाओं की धनी है और इन्होंने इतनी खूबसूरत टीए के ऊपर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर इतनी सुंदर वर्कशॉप तो की ही, और मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई। और उसके बाद से मुझे नहीं पता, कुछ कुछ आत्मिक संबंध होते हैं कि आप मिलते ही किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह का मेरा और चीनू जी का कनेक्शन है। उसके बाद तो हम लोग फिजिकली नहीं मिले, बट हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग मिले नहीं या बहुत दूरी है। और बीच बीच में हम लोग बातें करते हैं और बहुत कनेक्टेड अपने को फील करते हैं। और ये हमेशा ही बहुत सुंदर बोलती हूँ। आज भी इन्होंने बहुत ही गूढ़ बातों पे एक प्रकाश डाला। मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट देवता मतलब देने वाला, और निश्चित रूप से हमारे संस्कारों में, हमारी पूरी संस्कृति में सभी पंच तत्वों को और सभी पूरी प्रकृति को हम लोगों ने देवता माना है। और चूंकि हम लोगों ने इसीलिए बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स बनाए हैं। और वो रिचुअल्स को आजकल लोग कहते हैं अरे ये ढोंग है, ये वो है। अब जैसे बरगद की पूजा, पीपल की पूजा, पीपल को रोज पानी दीजिए आप। बरगद के लिए एक पूरा त्योहार है। तो बरगद और पीपल वो पेड़ हैं जो पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक ऐसा पेड़ है जिसके पास यदि आप जाएंगे तो बहुत एनरिच हो जाएंगे। इसी तरह जैसे इन्होंने डिप्रेशन के मरीजों का जिक्र किया, हम लोग भी डिप्रेशन के मरीजों को हमेशा ये कहते हैं कि आप जाके घास पे चलिए। वो ना चलें, बट घास पे चलते ही और ओम का उच्चारण करते ही बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और एक्चुअली साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी तो अलग है ही नहीं, वो कहीं से भी अलग नहीं है। माइंड एंड बॉडी आर वन। एंड हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो इनविजिबल माइंड है, और माइंड एक बहुत बड़ा एक गोला कह लीजिए है, जिसके अंदर ये बॉडी है, ना कि बॉडी के अंदर माइंड है।
इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस कम है बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो स्थूल है, दिखती है, फिजिकल है, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। जो इसका टॉपिक है आज, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक ये बहुत बड़ी वैल्यू है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सभी को ये मानना चाहिए कि विभिन्नता में एकता जरूरी ही नहीं, एक सौंदर्य भी है। इस काया के नीचे, इस बोन के नीचे हम सबका रंग एक है। तो ये विभिन्नता, चाहे वो जाति की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे समुदाय की हो, चाहे रंग की हो, चाहे ऊंच नीच की हो, चाहे गरीबी अमीरी की हो, हर तरह की विभिन्नता में बेसिक चीजें सेम है, ह्यूमन वैल्यूज सेम है। और ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इस रंग में, इस जात में, इस वर्ग में मूल्य अधिक है और इसमें कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज जिस पे हेमा फाउंडेशन काम कर रहा है, वो सभी वर्ग जातियों में सेम है। एक हमारी दोस्त है कमला भसीन, आपने जरूर नाम सुना होगा उनका, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है वो, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पोयम की लाइंस मुझे नहीं याद है, बट जो उसका भावार्थ था वो ये था कि इमेजिन करिए कि सारे फूल एक रंग के हों, सारे पेड़ एक ही हों, सब लोग एक ही से कपड़े पहने हों, सबकी शक्लें एक ही हो, तो क्या होगा? कितनी, इसीलिए मैंने कहा कि विभिन्नता सौंदर्य है। विभिन्नता सौंदर्य है, केवल विभिन्नता जरूरी नहीं है, बल्कि विभिन्नता एक सौंदर्य है। और प्रकृति तो बहुत ही आवश्यक है। जब मैं महिला समाख्या में काम करती थी, उसकी निदेशिका थी, तो हमारे यहाँ हम लोग बहुत सारे जो खासकर जो चिपको आंदोलन, इसका जिक्र भी अभी आपने किया, गौरा देवी ने जिसको स्टार्ट किया था, और वहां पे जब आप पहाड़ों पे काम करिए तो पहाड़ों में लोगों में प्रकृति की महत्व का बहुत ज्ञान है। और इन लोगों ने हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स स्टार्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी घर में शुभ कार्य होगा तो हम एक पेड़ लगाएंगे। लड़की भी जब अपने भाई को राखी बांधेगी तो एक पेड़ जरूर देगी, और भाई जब उसको गिफ्ट देगा तो साथ में एक पेड़ जरूर देगा। और जैसा भी आपने कहा, नेम प्लेट, उसमें नाम लगाए जाते थे और फिर उसको स्वयं सींचा जाता था, जिससे कि वह अब एक पेड़ वैसे भी जीव है। और जो आपका वाटर है, जल है, वो भी एक जीव है। और इसके ऊपर मुझे एक डॉक्टर मसारू का एक एक्सपेरिमेंट याद आ गया। मैं बिना ज्यादा समय लिए ये अंत करूंगी अपनी बात का, मुझे पता है सब लोग जल्दी में होंगे। तो डॉक्टर मसारू एक जापानीज वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पानी, आग और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का वर्ड्स से क्या प्रभाव पड़ता है, शब्द से और ध्वनि का इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत सारे सेम सोर्स से पानी लिए, उनको अलग अलग बॉटल्स में रखा करीब महीने 30 दिन तक, उन पे केवल लेबल्स अलग अलग लगा दिए शब्दों के। किसी पे लगा दिया आई लव यू, किसी पे लगाया आई गिव यू ग्रेटिट्यूड, किसी पे लगाया आई किल यू, किसी पे लगाया हिटलर, किसी पे लगाया मदर टेरेसा। अब ये भी विभिन्नताएं हैं, और उस तरह की उनको भावनाएं भी उनको सामने जाके दी, उनसे बोला, बात की। अब लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बट मेरा ये मानना है कि हर शब्द में एक वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन हर को पहुंच जाता है, उसके लिए वो लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। तो वो आप चाहे जिस लैंग्वेज में लगाइए, चाहे पानी पे हिंदी में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे जापानीज में लिखिए, चाहे चाइनीज में लिखिए, असर सेम होगा। और उनको 1 महीने तक ये लेबल लगा के और उनके सामने वो शब्द बोले, और उसके बाद उनको क्रिस्टलाइज किया। आप YouTube पे देखिएगा, बड़े खूबसूरत एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके ऊपर। क्रिस्टलाइज किया, और क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन हुआ, जिनको उन्होंने थैंक यू बोला था, लव यू बोला था, वो इतनी खूबसूरत क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ। और जिनको उन्होंने हिटलर बोला था, आई किल यू बोला था, उनका फॉर्मेशन बहुत ही
बहुत ही खराब हुआ कि आपको देखने का भी मन ना करे क्रिस्टलाइजेशन के बाद। तो हमारा शरीर जिसमें 60% पानी है और 5 तत्वों से बना हुआ है, तो भाई बाहर की चिंता ना करो तो अपनी खुद की चिंता कर लो। हम अगर अपनी खुद की भी चिंता कर लें तो शायद हम सेल्फिश भी अगर हो जाएं तो शायद हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। और पेड़ों से भी बात करें तो पेड़ फूलेंगे फलेंगे। पानी से बात करें, हमारे चीनू जी, आप मेरा ख्याल से इससे सहमत होंगी और आप लोग भी वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ खाना खाने के पहले धन्यवाद देने का, और सबको, अभी आपने शायद ये बोला भी था कि कौर निकालने का, हाँ, बनाने का भी था, खाना बनाने का, पर हम अपना खाना खाने के पहले हमेशा एक पूजा करते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे और तब उस अन्न को ग्रहण करते थे। जब धन्यवाद दिया हुआ हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका हमारे शरीर पे जो असर होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। फिर हमको ये जो आजकल रोज एसिडिटी और बर्पिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सब नहीं होगी। आजकल हर आदमी को एसिडिटी हो रही है क्योंकि वो स्क्रीन देखकर अपना खाना खा रहा है। तो मैं इसी नोट से खत्म करना चाहूंगी कि एक हमें अपने जीवन में कुछ नियमतः ले आए, और एक चीज जो हमें नियमतः लानी चाहिए वो ये है कि इस रात में सोने के पहले सारे दिन का हम ध्यान करें और सबको धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे को सर्वाइवल में, हमको खुशी देने में, हमारे अपने कार्य को करने में थोड़ा भी सहयोग दिया है। वो हमारे अधिकारी भी हो सकते हैं, हमारे स्टाफ भी हो सकते हैं, हमारे कर्मचारी भी हो सकते हैं, और साथ में स्वयं को भी धन्यवाद दें कि इन सब को होने में मैंने सहयोग दिया। तो स्वयं को धन्यवाद दें, सबको धन्यवाद दें, और आप देखेंगे आपका एंगर से लेके डिप्रेशन से लेके आपकी सब चीज कमी होगी और आप एक सुखी जीवन, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच हेमा फाउंडेशन, चीनू जी, मुझे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। मुझे याद आया मैम कि जब मैं लखनऊ आई थी तो आप संडे को सुबह इतने किलोमीटर ड्राइव करके सुबह सुबह मुझे एक पौधा देने के लिए आई थी आगरा जाने से पहले। अभी जस्ट मुझे ये बात याद आई और आपने कहा, मैंने कहा मैम इसके लिए आप इतना परेशान हुई सुबह सुबह उठकर आई, तो आपने कहा नहीं, ये मेरा स्नेह है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है वो पौधा अभी भी आपके पास होगा। अभी भी है, बस मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वो दूर रखा हुआ है। क्योंकि जब हम पौधा देते हैं तो वो बढ़ता है। हम कोई भी और गिफ्ट दें वो बढ़ेगा नहीं, बट पौधा हमेशा बढ़ेगा। बिल्कुल। तो उससे जो आपने अभी बताया था कि हमारी अनुभूति, समानुभूति भी जुड़ी रहती है। जी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी दिस आल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और धन्यवाद चीनू जी, आपने इंसिडेंट याद दिलाया कि मैं वही कहने जा रही थी कि ये एक समानुभूति हमने सीखा आज, और विभिन्नता में सौंदर्य है और देने से भाव बढ़ता है। तो शायद जितने लोग आज, जितने भी शिक्षाविद और जितने भी जिज्ञासु लोग आज के इस वेबिनार को देख रहे हैं, अगर हम सब मिलकर भी एक संकल्प लेते हैं कि हम पौधों का संरक्षण करेंगे और स्नेह रूपी पौधा देंगे, क्योंकि प्यार, स्नेह रूपी पौधे का प्यार देने से बढ़ेगा, जैसा मंजू जी ने बताया, तो शायद एक कहीं हमें अंदर से एक संतोष मिलेगा। तो आइए सभी हम लोग इस चीज को अपनाएंगे और आगे बढ़ते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि आदरणीय शामली जी चौधरी को। आप श्री बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद की प्रिंसिपल हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव रहा है। आपने यूनिवर्सिटी सिंगापुर द्वारा वैश्विक कैरियर परामर्श में ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है एवं आप श्री 21वीं सदी के अनुरूप की आवश्यकताओं एवं जरूरतों के हिसाब से हमारे देश के भविष्य निर्माण में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। सो मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शामली जी चौधरी को। Thank you, Anita ji, for the graceful introduction. Good evening to all attendees. And at the outset, I would like to thank Ms. Anita Maheshwari ji, Ms. Hetal Desai, and Vidushi Daga ji of HEMA Foundation.
Dr. Narayan Iyer, CEO of Indian Development Foundation, Dr. Manju Agarwal, Director, Amity University, and Dr. Chinu Agarwal, Founder Director of Feeling Minds, for inviting me to this wonderful platform. I think we have already received some wonderful inspiration from Dr. Chinu Agarwal and Dr. Manju Agarwal ji, and they have shared their, I think, a lot of good inspirational thoughts. And thank you, HIMA Foundation, for the wonderful work that you all are doing. And I'm very much pleased to be associated with HIMA Foundation and looking forward to work with you. According to me, coexistence is I think we all know that is the underlying law of the universe. We live so that we learn to coexist, and we coexist so we can learn to live. I mean, living in a humane way. As Dr. Chinu Agarwal said, that COVID-19 has proved that human beings have made the biggest mistake of thinking ourselves to be too powerful to gain the command of being the master of this act. Now nature is reclaiming itself, communicating to us that we are not the masters, but only the beneficiaries like other beings. And we need to decide our limits so that we can all live peacefully together on this beautiful planet. I would like to say here that we have done wrong not only to Mother Earth, and in this journey, I would say we have damaged our own attitude to stay together as human beings. And now we are all struggling to exist as we have not developed the right skills to coexist. This is also having a great bearing on the relationship that now we share with our family members and definitely on our own community. We are so immune to our own priorities or getting things according to our own terms that any gap or any missing things that we have, it leads up to so many negative outcomes. There are conflict, stress, strained relationships, depression, and we have also lost our self-confidence, I would say. That is why we look for acceptance and acknowledgement from others. Tolerance is hardly practiced nowadays, especially by privileged groups. We have learned to consider ourselves exceptional. And this is a big barrier to coexist. Being unable to adjust with ourselves, family and friends has a long-term effect to coexist as a team in workplace too. And that's why we are finding it very difficult now. At times, we boast about our resources that we have, maybe for money, power, prosperity, etc. But whenever we face a challenge, we feel, why me? We forget to consider, if God has given us so many good things, I have to learn to deal with few challenges at least. If we learn to consider we are strong enough to handle this because I'm mindful, I have the resources, I have people strength or whatever, then I think we will be able to deal it much efficiently. I think it's very, very important for us to practice self-affirmation. It is very important that we now learn to count our blessings. We need to be internally very strong with our resilience, tolerance, mutual respect, and most importantly, we need to be accountable to take charge of our life and to celebrate coexistence. Good and bad, be it desired or undesired things, opportunities and challenges. So I think let us spread the joy of being together. Good will become better and better will be best. Thank you all. Stay safe, take care, and thank you HIMA Foundation once again for inviting me on this platform. Thank you so much. Thank you so much, Shamli ma'am. एकदम वसुधैव कुटुंबकम का भाव बता दिया आपने हमें, और किस तरह से
सारे मानवीय मूल्यों को हम अपने अंदर समेट कर और सहेज कर रख सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं हम समापन की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का आभार व्यक्त करें। आप सभी का प्रकृति एवं मानव मूल्यों को समर्पित इस वेबिनार कार्यक्रम में सहयोग और समर्थन देने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू जी अग्रवाल जी की उपस्थिति में हमारे लिए यह सफलता का एक बड़ा आयाम रहा है। मैं उनके उद्बोधन और आशीर्वाद के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी विशिष्ट अतिथि श्यामल जी चौधरी जी के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू सर। हम इंसानों की नहीं सुन पा रहे हैं तो पेड़ पौधों की क्या सुनेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी ने हमारे सामने रखा है। साथ ही उन्होंने प्रकृति एवं मनोविज्ञान को इतने सरल तरीके से हमें समझाने और संस्कार मूल्य की इस महायात्रा को अपना अमूल्य योगदान देने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज के सारे वेबिनार के माध्यम से जुड़े शिक्षाविद नागरिक के प्रति संस्कार की इस महायात्रा सामने होने के लिए आभार प्रकट हुए। आपका सहयोग और आशीर्वाद हेमा फाउंडेशन के लिए बना रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। पुनश्च सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। वेबिनार के इसी क्रम में हमारी अगला वेबिनार है 17 तारीख को किरण बेदी जी के साथ में। विदुषी प्लीज शेयर द फ्लायर। रिक्रिएटिंग इमेजिनेशन विद डॉक्टर किरण बेदी। तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलिएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि वी हैव लिमिटेशन, तो कृपया आप लोगों तक हम फॉर्म पहुंचा देंगे, आईडी आप लोगों तक सबमिट करेंगे। आप अपने आप को रजिस्टर करिए फॉर द हेम वर्च्यूज, हेम शिखर के लिए। थैंक यू सो मच। और आपसे हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में आप सभी लोगों का निरंतर सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।